मेरे पास सबूत हैं जज साहब। ये सबूत साहब की बेगुनाही साबित करते हैं। क्या? यह तो नामुमकिन है। देखिए, ये दस्तावेज एकदम पुख्ता हैं। यह सच है जज साहब। जीत आखिरकार सच्चाई की ही होगी। संगीत, मेरे पास सबूत हैं। घर की नौकरानी ने किया एक बड़े उद्योगपति का बचाव। अदालत में जज साहब सन्न रह गए। जायदाद के लिए अपने ही पिता की हत्या करने वाले उस दरिंदे को पेश किया जाए। सरकारी वकील की आवाज अदालत के कमरे में बिजली की तरह कड़की और उसका एक एक शब्द देवव्रत सिंघानिया पर किसी जोरदार तमाचे की तरह लगा जो पूरे हिंदुस्तान के सामने मारा गया हो। लोगों की खुसफुसाहट देखते ही देखते एक बड़े शोर में बदल गई। पत्रकार, तमाशबीन, शहर के रईस और बड़े लोग सबने एक साथ सिर घुमाकर कटघरे में बैठे उस शख्स की तरफ देखा। कैमरों के फ्लैश, मीडिया का शोर और जहरीली कानाफूसी हवा को छुरियों की तरह काट रही थी। यह तो कोई दरिंदा है, पहली कतार में बैठी चमकीले गहनों से लदी एक रईस महिला ने फुसफुसाया। सब कुछ हड़पने के लिए अपने बूढ़े पिता आदित्य जी को ही मार डाला। इन अमीर लोगों में तो इंसानियत ही नहीं होती। दूसरी महिला ने अपने पल्लू से हवा करते हुए नफरत से मुंह बनाकर जवाब दिया। देवव्रत सिंघानिया, उम्र 38 साल, इस देश का सबसे अमीर और कामयाब वारिस, वो शख्स जो महज एक महीने पहले तक बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर देश के सबसे बड़े बैचलर के रूप में छाया रहता था। आज वह वहां बेजान कलाइयों, ढीली पड़ी टाई और संगमरमर के फर्श पर किसी खाली जगह को ताकती हुई सूनी नजरों के साथ खड़ा था। उसने अपना सिर तक नहीं उठाया, और ऐसा इसलिए नहीं था कि वह गुनहगार था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उस अदालत में बैठा एक भी शख्स अब उसे बेगुनाह मानने को तैयार नहीं था। सफेद बालों और गंभीर चेहरे वाले करीब 70 साल के जज साहब ने मेज पर 3 बार हथौड़ा मारा। ऑर्डर, ऑर्डर, मुझे इस अदालत में शांति चाहिए। अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में गहरी नफरत घुली हुई थी। सब लोग यहाँ मशहूर देवव्रत सिंघानिया को बर्बाद होते देखने आए थे। हर कोई उसे जलील होते देखना चाहता था। कोर्ट परिसर के बाहर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर हजारों लोग इस मुकदमे का सीधा प्रसारण लाइव देख रहे थे। चाय की टपरियों पर, घरों में, बाजारों में, पूरे देश की जुबान पर बस एक ही सवाल था। कोई बेटा पैसों के लिए अपने ही बाप का खून कैसे कर सकता है? सरकारी वकील के पास पुख्ता तैयारी थी, या कम से कम ऐसा लग तो रहा था। जज साहब, तीखी आवाज वाले एक दुबले पतले सरकारी वकील ने अपनी बात शुरू की। 14 मार्च की रात को सिंघानिया एम्पायर के मालिक श्री आदित्य सिंघानिया अपने ही केबिन में मृत पाए गए थे। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। उनकी मौत से ठीक 3 दिन पहले उनकी वसीयत बदली गई थी, और उस वसीयत का इकलौता वारिस कौन बना? यह आरोपी, उनका अपना बेटा। पूरी अदालत में एक सिहरन दौड़ गई। हमारे पास गवाह हैं। वकील साहब जीत के पूरे भरोसे के साथ कोर्ट में चहलकदमी करते हुए बोले, हमारे पास दस्तावेज हैं और हमारे पास कत्ल की वजह भी है। आदित्य जी अपने बेटे के कर्जों, उसकी ऐयाशियों और उसकी काली करतूतों की वजह से उसे अपनी जायदाद से बेदखल करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाते, उनका खून कर दिया गया। झूठ, यह बिल्कुल झूठ है। देवव्रत की आवाज पहली बार भर्रा गई और वह अपनी जगह से झटके से खड़ा हो गया। मैं अपने बाबूजी से बहुत प्यार करता था। मैं उन्हें कभी नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। जज साहब ने डांटते हुए कहा, बैठ जाइए, मैंने उन्हें नहीं मारा। देवव्रत चिल्लाया और तभी 2 पुलिस वालों ने उसके कंधों को दबोच लिया। कोई मुझे फंसा रहा है, कोई हमारे अपने ही घर का इंसान। शांत होकर बैठ जाइए, वरना मैं आपको इस अदालत से बाहर निकलवा दूंगा। देवव्रत कांपता हुआ वापस अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। उसने अपने आसपास किसी एक हमदर्द चेहरे को ढूंढने की कोशिश की जो उसकी तरफ जरा सी हमदर्दी से देखे, लेकिन उसे ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला। खैर, लगभग कोई नहीं, क्योंकि अदालत की आखिरी कतार में दीवार से सटी उन महंगे सिल्क सूट और विदेशी इत्रों की खुशबू के बीच एक नौजवान लड़की खड़ी थी जो उसे बिल्कुल अलग नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में कोई नफरत या तमाशा देखने की चाह नहीं थी, बल्कि एक गहरा खामोश दर्द था जो उसके सीने को चीर रहा था। उसका नाम मीरा था। उसकी उम्र 28 साल थी। साधारण सा रंग, रूप, और उसने अपने बालों को पीछे एक सादे से जूड़े में बांध रखा था। उसने नीले रंग का सलवार सूट और सफेद दुपट्टा पहन रखा था, जो सिंघानिया हवेली के घरेलू नौकरों की वर्दी थी। उस आलीशान और अमीर भीड़ के बीच
वह सोने के पिंजरे में खोई हुई किसी असहाय चिड़िया जैसी लग रही थी। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। किसी ने कभी उस पर ध्यान दिया भी नहीं था। सालों से वह उस परिवार के लिए बस एक साया बनकर रह गई थी। गोद में छिपे उसके हाथ एक पुराने, घिसे पिटे भूरे रंग के चमड़े के थैले की तनी को जोर से भींचे हुए थे। उसके अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो दहकते कोयले की तरह उसे भीतर ही भीतर जला रहा था। कुछ ऐसा जो या तो सब कुछ बदल सकता था या फिर उसकी जान ले सकता था। उस रात उसने अपने आप से इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा कि कोई उसे सुन न सका, मैंने सब देखा है, मुझे पता है कि ये किसने किया है। उसकी आंख से एक आंसू टपक कर गाल पर ढुलक गया, जिसे उसने डर कर तुरंत पोंछ लिया और आसपास देखने लगी। उससे कुछ ही दूरी पर बड़ी नजाकत और बनावटी शालीनता से बैठी थी पल्लवी राजवंश, जो आदित्य की मंगेतर थी। सिर से पैर तक सफेद लिबास में लिपटी हुई, जैसे कोई दुखियारी विधवा हो, जबकि दिवंगत आनंद बाबूजी उसके सगे पिता भी नहीं थे। उसने चेहरे पर एक बारीक मलमल का घूंघट डाल रखा था और रेशमी रुमाल से उन आंसुओं को पोंछने का नाटक कर रही थी जो उसकी आंखों में थे ही नहीं। बेचारे आनंद बाबूजी, वह कांपती हुई आवाज में पत्रकारों से कह रही थी। मुझे आदित्य पर पूरा भरोसा था, मैं उससे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन यह जानना कि वह ऐसा कदम उठा सकता है। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मेरा तो दिल ही टूट गया है। कैमरे जैसे उसके दीवाने थे। पूरा देश उसे एक ऐसी टूटी हुई मंगेतर के रूप में देख रहा था जिसके साथ छल हुआ था। एक दरिंदे की शिकार हुई, वह मासूम कुलीन महिला जिसने अनजाने में एक कातिल से दिल लगा लिया था। लेकिन गंगा एक कोने में खड़ी उसे देख रही थी और डर के मारे उसका खून जम रहा था, क्योंकि वह सच जानती थी। वह जानती थी कि उस सफेद घूंघट और बनावटी आंसुओं के पीछे एक जहरीली नागिन छिपी थी। पल्लवी के ठीक बगल में अपने चमचमाते स्लेटी रंग के सूट में पूरी तरह सज धज कर खड़ा था वकील राजीव माथुर, जो सिंघानिया परिवार का कानूनी सलाहकार और व्यापारिक साझेदार था। आनंद बाबूजी का सबसे भरोसेमंद आदमी, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट, बैंक के खाते और खानदान के गहरे राज संभालता था। पूरी दुनिया की नजर में वह अब अपने दिवंगत दोस्त के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। गंगा ने उन दोनों को, उस नागिन और उस भेड़िए को देखा और उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा, क्योंकि उसने उनकी बातें सुन ली थीं। उस रात जब वह हाथ में चाय की ट्रे लिए आनंद बाबूजी के कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसने बंद दफ्तर के दरवाजे के पीछे से आ रही उनकी आवाजें सुनी थीं। उस रात उसने जो सुना था वह उस दिन से हर रात उसका पीछा कर रहा था। बूढ़े ने दस्तखत कर दिए हैं, माथुर ने दबी हुई आवाज में कहा था। कल सुबह पूरी वसीयत बदल जाएगी। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो फिर जो होना है आज ही हो जाए, पल्लवी ने बर्फ की तरह ठंडे लहजे में जवाब दिया था। और सारा गुनाह उस इकलौते बेटे के सिर मढ़ दो। जब तक कोई इस आदर्श वारिस पर शक करना शुरू करेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह सुनते ही गंगा के हाथों से चाय की ट्रे छूट गई थी। चीनी मिट्टी के बर्तनों के फर्श पर गिरकर चकनाचूर होने की वह तीखी आवाज आज भी उसके बुरे सपनों में गूंजती थी। वह भागी थी। अपनी जिंदगी में पहली बार वह इतनी तेज भागी थी कि उसका दिल सीना चीरकर बाहर आने को था। और अगले ही दिन आनंद बाबूजी मृत पाए गए और आदित्य के हाथों में हथकड़ियां थीं। मुझे सच बताना ही होगा, गंगा ने अपने नाखूनों को बैग में गढ़ाते हुए सोचा। मुझे बताना होगा कि मैंने क्या देखा था, लेकिन डर उसे सुन्न कर रहा था। आखिर उसकी बात पर कौन यकीन करता? वह तो बस एक घरेलू नौकरानी थी, एक मामूली इंसान जिसका न कोई बड़ा नाम था, न पैसा और न ही कोई रसूख। उनका मुकाबला एक ऐसे ताकतवर घराने से था जिसके पास शहर के सबसे बड़े वकील थे, बिकी हुई मीडिया थी और ऐसे जज थे जो उनके एहसानों तले दबे थे। वे उसे एक कीड़े मकोड़े की तरह कुचल कर रख देते। आज की अदालती कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। जज ने अपनी मेज पर हथौड़ा मारते हुए घोषणा की, मामले की सुनवाई अब 3 दिन बाद दोबारा शुरू होगी। भगवान इस अदालत को सही राह दिखाए, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान पर मुकदमा चला रहे हैं जिसने दुनिया का सबसे खौफनाक गुनाह किया है, अपने ही जन्मदाता की जान लेना। लोग अपनी सीटों से खड़े होने लगे और ठीक उसी पल जब पुलिस के सिपाही हथकड़ियों में जकड़े आदित्य को ले जा रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ। सिर्फ एक पल के लिए, महज 1 सेकंड के लिए आरोपी की आंखें गंगा की आंखों से टकराईं। उसके कदम ठिठक गए। उसने उसे पहचान लिया, वही घर की लड़की जो हमेशा उसके लिए ठीक वैसी ही कड़क चाय लेकर आती थी जैसी उसे पसंद थी।
उस भरी अदालत में इकलौती ऐसी शख्स जो उसे किसी खूंखार कातिल की नजर से नहीं देख रही थी, और आदित्य की आंखों में गंगा ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका कलेजा चीर दिया। एक खामोश पुकार, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान महासागर के बीच मदद की भीख मांग रहा हो। तभी सिपाहियों ने उसे आगे की तरफ खींचा और अपने साथ ले गए। गंगा कांपती हुई वहीं खड़ी रह गई, जबकि कोर्ट से बाहर निकलती भीड़ उसे कोहनी मार रही थी, अनदेखा कर रही थी और बिना माफी मांगे उसके पैरों को कुचलती हुई आगे बढ़ रही थी। जरा हटना लड़की, पल्लवी ने उसके पास से गुजरते हुए कहा और उसे सिर से पैर तक हिकारत की नजरों से देखा। यहां बैठकर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय क्या तुम्हें हवेली में जाकर झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए? गंगा ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर उसके अंदर एक चिंगारी सुलग उठी, एक बहुत छोटी कमजोर सी चिंगारी, लेकिन एक ऐसी आग जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। उस रात हवेली के पिछले हिस्से में बने अपने छोटे से साधारण क्वार्टर में गंगा ने चमड़े का वह पुराना बैग खोला, उसके अंदर छिपा सामान निकाला और कांपते हाथों से बिस्तर पर रख दिया। वह एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर था और एक मुड़ा तुड़ा सिलवटों से भरा पीला लिफाफा। एक लैंप की मध्यम रोशनी में वह काफी देर तक उसे देखती रही। आंखों में उमड़ते आंसुओं के साथ उसने फुसफुसाकर कहा, आनंद बाबूजी, आप हमेशा मेरे लिए बहुत भले इंसान थे। इस पूरी हवेली में सिर्फ आप ही थे जिसने मुझे एक इंसान समझा। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके बेटे को उन दोनों के किए की सजा नहीं भुगतने दूंगी। उसने उस छोटे आपे ने भी करी। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जिस मामूली सी लड़की को वे हमेशा कीड़े मकोड़ों की तरह अनदेखा करते थे, उसी के पास उन्हें पूरी तरह तबाह करने की ताकत थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली जंग तो अभी शुरू होने वाली थी, और जिस नौकरानी को वे हमेशा अपने पैरों की धूल समझते रहे, वही जल्द ही उनका सबसे भयानक दुःस्वप्न एक ऐसी अनदेखी आफत बनने जा रही थी जो उनके सामने होकर भी अदृश्य थी। उस अदालती मुकदमे से ठीक 3 साल पहले सविता ने पहली बार अपने कांपते हाथों में टीन का एक छोटा बक्सा थामे और आंखों में उम्मीद के आंसू लिए सिंघानिया हवेली के उस विशाल लोहे के फाटक के अंदर कदम रखा था। वह एक ऐसे छोटे और धूल से सने गांव से आई थी जहां कोई काम धंधा नहीं था और तंगहाली में लोगों के सपने दम तोड़ देते थे। बीमार मां के इलाज और महंगी दवाइयों के खर्च ने उसे लाचार कर दिया था, और देश के सबसे बड़े रईसों में से एक के यहाँ घरेलू सहायिका का यह काम ही उसके पास आखिरी सहारा बचा था। यहाँ काम चुपचाप करना और अपना मुंह बंद रखना। हवेली की पुरानी और सख्त मुख्य गृह प्रबंधक मंगला ताई ने उसे पहले ही दिन आंखें दिखाते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। साहब लोग नौकर चाकरों को अपने सामने देखना पसंद नहीं करते, समझी? अपना काम करो और गायब हो जाओ। किसी भूत की तरह माया ने सिर हिलाया और एक भूत की तरह रहना सीख लिया। सूरज उगने से पहले वह फर्श साफ कर देती थी। वह उन रेशमी कुर्तों पर इस्त्री करती थी जिनकी कीमत उसकी 1 महीने की पूरी तनख्वाह से भी ज्यादा होती थी। वह ऐसे लोगों को रात का खाना परोसती थी जो कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते थे, जो उंगलियां छटकाकर इस तरह और शराब मांगते थे जैसे किसी कुत्ते को बुला रहे हों। लेकिन उस आलीशान और सर्द हवेली में एक शख्स ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग था। देवराज प्रताप सिंह, लगभग 80 साल के बूढ़े मुखिया, जो कंपनियों, होटलों और बैंकों के एक बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक थे। वह दिखने में काफी सख्त स्वभाव के थे। घनी भौहें और बिजली जैसी गरजती आवाज, घर में हर कोई उनसे डरता था। लेकिन माया ने जल्द ही यह जान लिया था कि उस सख्त खोल के पीछे एक बेहद अकेला दिल छुपा था। बिटिया, एक दोपहर उन्होंने तब कहा जब वह उनके दफ्तर में चाय लेकर गई थी, तुम्हारा नाम क्या है? डर के मारे माया के हाथ से ट्रे छूटते छूटते बची। पिछले 6 महीनों में उस घर में किसी ने भी उसका नाम नहीं पूछा था। माँ, माया साहब, माया शर्मा, माया। बूढ़े साहब ने इस नाम को दोहराते हुए जैसे इसका स्वाद लिया। माया बहुत ही प्यारा नाम है। उन्होंने अपनी थकी हुई लेकिन दयालु आंखों से उसे देखा। जरा बैठो यहाँ, इस जिद्दी बूढ़े के पास थोड़ी देर बैठो। मेरे बच्चों के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन कम से कम तुम मुझे जो चाय देती हो उसमें जहर तो नहीं मिलाती होगी, यही उम्मीद है। और वे जोर से हंस पड़े। माया झेंपते हुए मुस्कुराई और इस तरह धीरे धीरे बिना किसी की भनक लगे उन दोनों के बीच एक अजीब और गहरी दोस्ती बन गई। देश का सबसे ताकतवर अरबपति और उसके घर की सबसे मामूली नौकरानी।
देवराज जी उसे अपनी जवानी के दिनों की कहानियां सुनाते थे, जब उन्होंने एक साइकिल पर ब्रेड और पाव बेचकर शुरुआत की थी। वे अपनी स्वर्गीय पत्नी के बारे में बात करते थे कि वे उन्हें कितना याद करते हैं, और कभी कभी भर आई आवाज में अपने दिल के सबसे गहरे दर्द भी बांट लेते थे। मेरा बेटा आदित्य बहुत अच्छा लड़का है माया, एक रात उन्होंने कहा। लोग सोचते हैं कि वह एक बिगड़ैल अमीर बाप का बेटा है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। बस बात इतनी है कि वह ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जिन्हें सिर्फ उसके पैसे से प्यार है, उससे नहीं। वह मक्कार औरत भैरवी, मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। और वह वकील ओमकार, उन्होंने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। बरसों से वे मेरे सामने जो कागज लाते थे, मैं आंख मूंद कर दस्तखत कर देता था। लेकिन हाल ही में मैंने बैंक खातों में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो सही नहीं लग रही हैं। माया चुपचाप सुनती रही। उसने भी कुछ अजीब हरकतें देखी थीं। उसने कई बार भैरवी को स्वर्गीय मालकिन के गहने चुपके से पहनकर आईने में देखते हुए पाया था। जब उसे लगता था कि उसे कोई नहीं देख रहा, उसने भैरवी को फोन पर दबी आवाज में हंसते हुए बात करते भी सुना था। थोड़ा सब्र रखो मेरे जान, जल्द ही बुढ़ा कब्र में होगा और सब कुछ हमारा होगा। उसने वकील ओमकार को भी तड़के सुबह चोरी छिपे साहब के दफ्तर में घुसते और उन फाइलों को लेकर बाहर निकलते देखा था जो उसकी नहीं थी। लेकिन एक अदनी सी नौकरानी क्या कर सकती थी? वह किस पर इल्जाम लगाती? उसकी बात पर यकीन कौन करता? अगर कभी मुझे कुछ हो जाए बिटिया, एक दोपहर देवराज जी ने उसके हाथों में एक पीला लिफाफा थमाते हुए कहा था, इसे संभाल कर रखना, इस घर में किसी को भी मत देना, किसी को भी नहीं, समझी तुम? सिर्फ कानून को सौंपना। इसमें कुछ ऐसे सच हैं जो छूने वाले को भी भस्म कर सकते हैं। माया ने बिना खोले उस लिफाफे को घबराकर छुपा लिया। ऐसी बातें मत कहिए साहब, आप तो पूरे 100 साल जिएंगे। बूढ़े साहब उदासी से मुस्कुराए। भेड़ियों को मेरे खून की बू आ चुकी है माया, मुझे पता है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि इस घर में अब भी कोई एक इंसान ईमानदार है। नौकर चाकरों में माया की इकलौती मददगार कमला काकी थीं, जो घर की रसोइया थीं। वे गोल मटोल लाल गालों वाली और बेहद तेज तर्रार महिला थीं, जो पिछले 30 सालों से उस घर में काम कर रही थीं और उन्हें दुनिया भर की हर खबर रहती थी। अरे मेरी बच्ची, कमला काकी आटा गूंथते हुए उससे कहती थीं, यह घर भूतहा है, मैं सच कह रही हूं। यहाँ अगर कुछ अच्छा बचा है तो वो हैं हमारे बूढ़े साहब और मेरे हाथ के रविवार के छोले भटूरे। बाकी सब तो हाई हील पहनने वाली नागिनें हैं और टाई लगाकर तलवे छाटने वाले चमचे। माया हंस पड़ती थी। उस ठंडे संगमरमर के महल में कमला काकी ही उसका एकमात्र सहारा थी। तुम उस पर्दा हमारे, माया हंस पड़ती थी। भैरवी पर कभी भरोसा मत करना, रसोइया ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। उस औरत की आत्मा मेरी इस काली कड़ाही से भी ज्यादा काली है, और वह वकील ओमकार, वह तो उससे भी बदतर है। दोनों मिलकर कोई बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं। मैं लिख कर दे सकती हूँ। मैंने उन्हें कोने कोने में चूहों की तरह फुसफुसाते देखा है। तो कोई कुछ करता क्यों नहीं? माया पूछती। कौन करेगा मेरी बच्ची, तुम और मैं? कमला काकी ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। हम गरीबों की आवाज कौन सुनता है? यहाँ सिर्फ पैसे वालों का राज चलता है, और इस घर में सच की कीमत उस कचरे से भी कम है जिसे हम रोज झाड़ू मारकर बाहर फेंक देते हैं। वे बातें माया के दिलो दिमाग पर छप गईं, क्योंकि वे बिल्कुल सच साबित होने वाली थीं। 14 मार्च की वह काली रात आ गई, जिसे माया अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती थी। देवराज जी ने हर रात की तरह अपनी कैमोमाइल चाय मांगी थी। माया ने बड़े ध्यान से ट्रे सजाई, साहब का पसंदीदा कप रखा और हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह दफ्तर के करीब पहुंची, उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं, ऐसी आवाजें जो उस वक्त वहां नहीं होनी चाहिए थीं। वह ठिठक कर रुक गई। दरवाजा थोड़ा खुला था और उस झिरी से उसने 2 साए देखे, भैरवी और ओमकार। बुढ़े ने वसीयत बदलने के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं, ओमकार ने दबी और तनावग्रस्त आवाज में कहा। कल वह इसे कानूनी तौर पर रजिस्टर करवा देगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वह सब कुछ एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर रहा है। सब कुछ? तो फिर कल का दिन कभी नहीं आएगा। भैरवी ने ऐसी बेदर्दी से जवाब दिया कि माया का खून जम गया। आज की रात ही आखिरी रात होगी और सारा इल्जाम उस लाडले बेटे पर मढ़ दिया जाएगा। जब तक किसी को होश आएगा तब तक आदित्य शिकंजे में कस चुका होगा। हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, और वह काम वाली लड़की जो उनके लिए चाय लाती है, कहीं उसने हमें देख लिया तो? उस भूखी
नंगी की कोई औकात नहीं है, भैरवी ने हिकारत से कहा। वह तो एक परछाई है, उसका कोई वजूद नहीं है, और अगर उसने कुछ देख भी लिया तो हमारे रसूख के सामने एक नौकरानी की बात पर कौन यकीन करेगा। सुनते ही माया के पैर कांपने लगे। उसके हाथों से ट्रे छूट गई और देवराज जी का वह पसंदीदा कप फर्श पर गिर गया। खट्टाक। संगमरमर के फर्श पर चीनी मिट्टी के कप के टूटने की आवाज किसी गोली के धमाके जैसी गूंज उठी। दोनों साए झटके से दरवाजे की तरफ घूमे। कौन है वहां? ओमकार चिल्लाया, लेकिन माया वहां से भाग चुकी थी। वह अंधेरे गलियारे में इस तरह भागी जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किए बिना वह अपने छोटे से कमरे में घुसी और कुंडी लगा ली। वह अंधेरे में अपने घुटनों को छाती से सटाकर थर थर कांपने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि किसी ने उसे पहचाना न हो। अगली सुबह हवेली में चीख पुकार मच गई। देवराज प्रताप सिंह की रात को ही मौत हो चुकी थी। वे अपने दफ्तर की मेज पर बेजान पड़े मिले थे और पास ही चाय का प्याला गिरा हुआ था। पुलिस ने जहर दिए जाने की बात कही और जब तक माया को कुछ समझ आता तब तक वहां पुलिस की गाड़ियां, पत्रकारों की भीड़ लग चुकी थी और उनके पास एक ऐसा मुलजिम तैयार था जिस पर शक की सुई तुरंत घूम जाए, उनका बेटा आदित्य। असली वसीयत के मुताबिक जिसका फायदा सिर्फ उसे ही होने वाला था, जिसे ओमकार ने पुलिस के सामने पेश किया था। कैमरों के सामने आदित्य के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं, जबकि वह चिल्लाकर खुद को बेगुनाह बता रहा था। भैरवी झूठे आंसू बहाने का नाटक कर रही थी और ओमकार दुख का ढोंग करते हुए अपना सिर हिला रहा था। पर्दे के पीछे छिपी माया यह सब फटी आंखों से देख रही थी। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। हे भगवान, वह फुसफुसाई, वे उसे बर्बाद कर देंगे और इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो सच जानती हूं। उसी रात जब सब सो गए, माया चुपके से स्वर्गीय देवराज जी के दफ्तर में दाखिल हुई। उसने उस चीज को ढूंढना शुरू किया जिसे साहब हमेशा छिपाकर रखते थे, एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर जिसका इस्तेमाल वे अपनी यादें दर्ज करने के लिए करते थे। और जैसा कि उन्होंने एक बार उससे कहा था, भेड़ियों के हमले के वक्त सबूत जुटाने के लिए भी। कांपते हाथों से उसने रिकॉर्डर चालू किया और सुनने लगी। उस टेप में जो रिकॉर्ड था उसे सुनकर वह अपने घुटनों के बल बैठ गई। वह भैरवी और ओमकार की आवाज थी जो सब कुछ साजिश के तहत तय कर रहे थे। देवराज जी ने रिकॉर्डर को छिपाकर चालू छोड़ दिया था। एक तजुर्बेकार और समझदार इंसान का यह आखिरी दांव था जो जानता था कि उसके अपने ही उसे धोखा देने वाले हैं। माया ने उस वॉइस रिकॉर्डर को अपने सीने से लगा लिया और साथ ही उस पीले लिफाफे को भी जो साहब ने उसे सौंपा था। अब उसके हाथ में एक ऐसा हथियार था जो एक बेगुनाह की जान बचा सकता था और दो हथियारों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता था। लेकिन यह उसकी अपनी मौत का परवाना भी था, क्योंकि अगर भैरवी और ओमकार को जरा भी भनक लग जाती कि वह क्या जानती है, यह सोचकर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मेरी बच्ची। अचानक दरवाजे से आई कमला काकी की आवाज ने उसे चौंका दिया। रसोइया उन्हें गंभीर नजरों से देख रही थी। उनके चेहरे पर रोज वाली हंसी मजाक का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे नहीं पता तुम्हारे हाथ में क्या है और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस घर में जो लोग बहुत ज्यादा जान जाते हैं वे जिंदा नहीं बचते, बिल्कुल हमारे मालिक की तरह। माया ने घूंट भरा। कमला काकी, वह लड़का बेगुनाह है। आदित्य ने अपने पिता को नहीं मारा। मुझे सब पता है, मैंने सब अपनी कानों से सुना है। रसोइया ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर एक लंबी सांस ली, करीब आई और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। तो फिर भगवान ही हमारी रक्षा करे बच्ची, क्योंकि अगर तुमने मुंह खोलने का फैसला किया तो नरक के सारे शैतान हमारे पीछे पड़ जाएंगे। माया ने रिकॉर्डर को देखा, फिर उस लिफाफे को देखा और उस बेगुनाह इंसान के बारे में सोचने लगी जो जेल की काल कोठरी में बंद था। वह एक ऐसे जुर्म की सजा काट रहा था जो उसने किया ही नहीं था और उम्मीद खो चुकी आंखों से मदद की भीख मांग रहा था। उसने देवराज जी के बारे में सोचा, उनकी उस भारी हंसी, उनकी दयालुता और उस आखिरी वादे के बारे में जो उसने अनजाने में उनसे किया था। और अपनी जिंदगी में पहली बार उस अदृश्य नौकरानी ने एक ऐसा फैसला किया जो उसे पूरे भारत के सामने लाकर खड़ा करने वाला था। मैं अदालत में गवाही दूंगी, कमला काकी, उसने कांपती हुई लेकिन बुलंद आवाज में कहा। मैं उस कोर्ट में जाऊंगी, चाहे यह मेरी जिंदगी का आखिरी काम ही क्यों न हो, लेकिन मैं सच कहूंगी। बाहर किसी दूर मंदिर से आधी रात की घंटी गूंज उठी और एक मामूली कामवाली की इस अमीर और ताकतवर खानदान के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी थी।
चक्रव्यूह बिल्कुल पक्का था। जेल की कोठरी से सीलन, लोहे के जंग और गहरी मायूसी की बदबू आ रही थी। आदित्य प्रताप सिंह, वह इंसान जो कुछ ही हफ्ते पहले मखमली बिस्तरों पर सोता था और आलीशान होटलों में खाना खाता था, आज लोहे की एक टूटी हुई खाट पर सिर झुकाए बैठा था और अंधेरे में नल से टपकती पानी की एक एक बूंद को सुन रहा था। कोई मिलने आया है, संतरी ने लोहे का दरवाजा खटखटाते हुए जोर से कहा। आदित्य ने आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण लिए अपना सिर उठाया। उसने सोचा कि शायद कोई पुराना दोस्त होगा, कोई बिजनेस पार्टनर या कोई भी ऐसा जो आकर यह कहे कि उसे उस पर भरोसा है। लेकिन अंदर आने वाला शख्स वकील ओमकार था, हमेशा की तरह सलीके से पहने हुए ग्रे रंग के कोट पैंट में, हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस लिए, जिसके शरीर से महंगे इत्र की खुशबू और धोखे की बू आ रही थी। देवंश, मेरे पुराने दोस्त, वकील ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ। देवंश झटके से उठ खड़ा हुआ। भगवान का शुक्र है, तुम्हें मुझे यहां से बाहर निकालना होगा। तुम तो जानते हो कि मैं पिताजी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम मुझे बचपन से जानते हो। बेशक मैं तुम्हें जानता हूं, ओमकार ने अपना ब्रीफकेस छोटी सी लोहे की मेज पर रखते हुए जवाब दिया। इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मुझे क्या करना होगा? वकील ने धीरे से ब्रीफकेस खोला, कुछ दस्तावेज निकाले और उन्हें मेज पर खिसका दिया। इस पर दस्तखत कर दो। देवंश ने भौहें सिकोड़ लीं। यह क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी? जब तक तुम अस्वस्थ हो। ओमकार ने बड़े सोच समझकर शब्दों का चुनाव किया। किसी को तो इन कंपनियों, बैंकों और जायदाद की देखभाल करनी ही होगी। सिंघानिया साम्राज्य बिना किसी मुखिया के नहीं रह सकता। दस्तखत करो और मैं सब कुछ संभाल लूंगा और लगे हाथ तुम्हें यहां से बाहर निकालने का कोई रास्ता भी ढूंढूंगा। देवंश ने कागजात हाथ में लिए उन्हें पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसका चेहरा सख्त होता गया। यह कोई अस्थाई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है ओमकार। यह तो मुझे सब कुछ से बेदखल कर रहा है। अगर मैंने इस पर दस्तखत कर दिए तो तुम लोग मेरे पिताजी की पूरी दौलत पर हमेशा के लिए कब्जा कर लोगे। ओमकार की मुस्कान थोड़ी ठंडी पड़ गई। तुम बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं कोई गलत मतलब नहीं निकाल रहा। देवंश ने दस्तावेजों को मरोड़ा और जमीन पर फेंक दिया। इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम और भावना, तुम दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी की हत्या की है। ओमकार बिल्कुल शांत हो गया। फिर एक भयानक खामोशी के साथ वह आगे की ओर झुका और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, ताकि बाहर खड़ा सिपाही सुन न सके। मेरी बात ध्यान से सुनो, अमीर बाप के बेटे, तुम अकेले हो। कोई तुम पर भरोसा नहीं करता। अखबार और मीडिया तुम्हें पहले ही गुनहगार मान चुके हैं। जजों को वह मिल चुका है जो उन्हें मिलना चाहिए था और जो गिने चुने गवाह तुम्हारी मदद कर सकते थे। समझो कि उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है। वह मुस्कुराया। तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह की किसी कोठरी में सड़ते हुए गुजारोगे या इससे भी बदतर, जब तक कि तुम दस्तखत नहीं कर देते और जो तय है उसे स्वीकार नहीं कर लेते। तुम एक दरिंदे हो। देवंश गुस्से से कांपते हुए फुसफुसाया। मैं एक विजेता हूं जो हर हाल में बच निकलना जानता है। ओमकार ने अपना ब्रीफकेस उठाते हुए उसकी बात सुधारी। और ऐसे लोग हमेशा जीतते हैं। सोच लो देवंश, तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत वक्त है। सच कहूं तो दुनिया का सारा वक्त तुम्हारे ही पास है। और वह देवंश को दोबारा अकेला छोड़कर चला गया, जिसकी रूह छलनी हो चुकी थी और पैरों के पास वे मुड़े तुड़े कागजात पड़े थे। इस बीच सिंघानिया हवेली में भावना जश्न मना रही थी। वह सबसे बड़े मुख्य कमरे में रहने आ गई थी, जो कभी बाबूजी शशिकांत का हुआ करता था और उनके ही बिस्तर पर सोती थी। वह उनके दफ्तर का इस्तेमाल करती थी और नौकर चाकरों को ऐसे हुक्म देती थी जैसे वही इस पूरे घर की असली मालकिन हो। मैं चाहती हूं कि इन पर्दों को बदल दिया जाए। वह हाथ में लाल वाइन का गिलास लिए टहलते हुए हुक्म दे रही थी। और उस बूढ़े की यह तस्वीर दीवार से उतार दो। इसे पूरा दिन देखना मुझे डराता है। कल्याणी चाची, जो हाथ में चाय की ट्रे लिए वहां से गुजर रही थीं, उन्होंने अपने विचार दबाने के लिए अपने होंठ भींच लिए। उनके बगल में खड़ी मीरा ने अपनी आंखें झुका लीं। अरे, और तुम? भावना ने अपनी सजी सोंवरी उंगली से इशारा करते हुए मीरा से कहा, यहां आओ। मीरा धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी। जी मालकिन। भावना ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, बहुत धीरे से, जैसे कोई नागिन किसी चूहे को परख रही हो। क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है लड़की? तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। नहीं नहीं मालकिन, मैं तो सिर्फ सफाई का काम करती हूँ। मैं यहाँ की नौकरानी हूँ।
भावना ने अपनी वाइन की एक चुस्की ली। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं है। एक ऐसी नौकरानी जो बहुत ज्यादा देखती है। तुम बहुत देखती थी, है ना? रात के समय तुम चीजों पर नजर रखती थी। मीरा का खून जम सा गया, लेकिन उसने चमत्कारिक रूप से खुद को शांत रखा। मैं तो सिर्फ वही धूल देखती हूँ जिसे मुझे साफ करना होता है, मालकिन, और कुछ नहीं। भावना ने उसे काफी देर तक ताका, फिर धीरे से मुस्कुराई। मुझे भी यही उम्मीद है, क्योंकि तुम एक बात जान लो लड़की, इस घर में जो चीजें जरूरत से ज्यादा देखती हैं वे टूट जाती हैं। ठीक उसी चीनी मिट्टी की प्याली की तरह जो उस रात टूटी थी जिस रात बाबूजी का देहांत हुआ था। वह उसकी तरफ झुकी। कितनी बेवकूफ रही होगी वह जिसने उसे हाथ से गिरा दिया, तुम्हें नहीं लगता? मीरा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वे जानते थे, उन्हें उस पर शक था। मुझे जाने की इजाजत दीजिए मालकिन, वह फुसफुसाई, और इससे पहले कि उसके पैर जवाब दे जाते वह वहां से हट गई। रसोई में कल्याणी चाची ने उसे दीवार के सहारे टिके हुए कागज जैसी पीली पड़ी हालत में पाया। बच्ची, क्या हुआ? तेरा चेहरा तो मेरे आटे जैसा सफेद पड़ गया है। वे सब जानते हैं कल्याणी चाची, मीरा फुसफुसाई। भावना मालकिन जानती हैं कि उस रात प्याली मुझसे ही टूटी थी। उन्हें मुझ पर शक है। रसोइया के हाथ से लकड़ी का करछुल छूटकर गिर गया। हे भगवान, तुझे बहुत संभल कर रहना होगा बच्ची। वह औरत किसी को माफ नहीं करती। उसी रात हालात और बिगड़ गए। मीरा थकी हारी अपने कमरे में ऊपर गई और दरवाजा खोलते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हवा में एक अलग ही गंध थी। उसका सामान बिखरा हुआ था। गद्दा एक तरफ झुका था। अलमारी का दराज थोड़ा खुला हुआ था। किसी ने उसके कमरे की तलाशी ली थी। हलक में अटकते दिल के साथ वह उस कोने की तरफ भागी जहां उसने वॉइस रिकॉर्डर और वह पीला लिफाफा छुपाया था। कपड़े की अलमारी के सबसे नीचे कुछ फटे पुराने कपड़ों के पीछे बिस्कुट के एक पुराने टीन के डिब्बे के अंदर। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि डिब्बा लगभग गिरते गिरते बचा। उसने उसे खोला। रिकॉर्डर अभी भी वहीं था, वह लिफाफा भी। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रुकी हुई सांस छोड़ी। किसी चमत्कार से, भगवान की असीम कृपा से वे उसे ढूंढ नहीं पाए थे, लेकिन इशारा साफ था। उस पर नजर रखी जा रही थी, उसका शिकार किया जा रहा था। और तभी तकिए पर उसे एक मुड़ा हुआ कागज दिखाई दिया। उसने कांपती उंगलियों से उसे उठाया और खोला। उस पर किसी डरावनी फिल्म की तरह पत्रिकाओं से काटे गए अक्षरों को जोड़कर सिर्फ एक वाक्य लिखा था। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अगर जीना चाहती हो तो खामोश रहो। मीरा के हाथ से वह कागज गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चीखने से खुद को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। वह बेहद डरी हुई थी। एक ऐसा ठंडा, सुन्न कर देने वाला डर जिसने उसकी हड्डियों तक को कौंपा दिया था। वह बस एक अकेली, गरीब और बेसहारा लड़की थी, जिसका मुकाबला उन दो हत्यारों से था जिनके पास बेशुमार दौलत थी, वकील थे, खरीदे हुए जज थे और आधा देश उनके इशारे पर नाचता था। वह भला क्या कर सकती थी? उसे कौन बचाएगा? उसकी बात पर कौन यकीन करेगा? वह जमीन पर बैठ गई, बिस्कुट के उस टीन के डिब्बे को अपनी छाती से चिपका लिया और काफी देर तक चुपचाप रोती रही। वह हार मान लेना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, अपना थोड़ा बहुत सामान समेटकर अपने गांव लौट जाना चाहती थी और हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी कि उसने कभी इस हवेली में कदम भी रखा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में देवंश का चेहरा उभर आया। अदालत में उसकी वह बेबस और डूबती हुई नजरें और बाबूजी शशिकांत की भारी और स्नेहमयी आवाज उसकी यादों में गूंज उठी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस घर में अभी भी कोई एक ईमानदार इंसान बचा हुआ है। और वह समझ गई कि वह भाग नहीं सकती। अगर वह चुप रही तो एक बेगुनाह को उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी जो उसने किया ही नहीं, और देवंश की बर्बादी का पाप जिंदगी भर उसकी अंतरात्मा पर बोझ बनकर रहेगा। नहीं, उसने गुस्से में अपने आंसू पोंछते हुए फुसफुसाया, मैं डर के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। बाबूजी ने मुझ पर भरोसा किया था और मैं उनका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। सुबह की पहली किरण के साथ जब पूरी हवेली सो रही थी, मीरा ने एक फैसला किया। वह जानती थी कि इस कोठी में अब कुछ भी सुरक्षित नहीं था। किसी भी पल वे उस वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढ सकते थे। इसलिए उसने उसे टीन के डिब्बे से बाहर निकाला, उसे पीले लिफाफे के साथ बड़ी सावधानी से लपेटा और नीचे रसोई की तरफ चली गई। कल्याणी चाची, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी मदद। रसोइया,
जो चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने नींद भरी आंखों से उसे देखा। क्या हुआ मेरी बच्ची? मैं चाहती हूं कि आप इसे अपने घर में छुपा कर रख दें, यहां से बहुत दूर, जहां कोई इसे ढूंढ न सके। मीरा ने वह पैकेट उनके हाथों में थमा दिया। यही एकमात्र सबूत है जो एक बेगुनाह की जान बचा सकता है। और अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं सुनवाई के दिन अदालत तक न पहुंच पाऊं, तो आप इसे कानून के हवाले कर देना। क्या आप मुझसे वादा करती हैं? कल्याणी चाची ने पैकेट को देखा, फिर आंखों में आंसू भरकर मीरा की तरफ देखा। हाय राम बच्ची, तूने हमें किस आफत में डाल दिया। लेकिन उन्होंने उस पैकेट को अपनी साड़ी के पल्लू से सटाकर कसकर पकड़ लिया। मैं अपनी स्वर्गवासी माँ की कसम खाकर तुझसे वादा करती हूँ, मेरा वादा है, यह यहाँ बैंक के सोने से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। रसोई के उस धुंधले उजाले में दोनों औरतें एक दूसरे के गले लग गईं। दो बेहद साधारण और गरीब इंसान एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा रहे थे। अदालत की सुनवाई में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मीरा ने गले से अलग होते हुए कहा, 2 दिन? मुझे बस 2 दिनों तक खुद को बचाए रखना है ताकि वे मुझे पकड़ न सकें, और फिर मैं उस अदालत में कदम रखूंगी और चाहे आसमान ही क्यों ना टूट पड़े, मैं वही कहूंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाहर सिंघानिया हवेली पर सूरज की किरणें बिखरने लगी थीं, जिससे संगमरमर की दीवारें सोने की तरह चमक रही थीं। लेकिन अंदर अपने दफ्तर में बैठी भावना ने चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान लिए फोन का रिसीवर रख दिया। ओमकार, उसने अपने पास खड़े आदमी से कहा, वह काम वाली लड़की जिसने प्याली तोड़ी थी अब मेरे रास्ते का रोड़ा बन रही है। सुनवाई से पहले ही उसका खेल खत्म कर दो। ओमकार ने अपनी टाई ठीक करते हुए सिर हिलाया। समझो काम हो गया, बस एक मामूली नौकरानी ही तो है, उसके जाने से किसे फर्क पड़ेगा। और ठीक उसी पल उन दोनों औरतों की जानकारी के बिना मीरा के खिलाफ मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। सबूत छुपा दिया गया था और अब सुनवाई में सिर्फ 1 दिन का वक्त बचा था। और मीरा को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी जान एक पतले से धागे से लटकी हुई है। वह सो नहीं पाई थी और सो पाना मुमकिन भी नहीं था। हवेली के पुराने लकड़ी के फर्श की जरा सी आहट भी उसे डरा देती थी। हर परछाई में उसे कोई कातिल अंधेरे में घात लगाए खड़ा महसूस होता था। मैगजीन के अक्षरों को काटकर भेजी गई वह धमकी उसके दिमाग पर गहरे घाव की तरह छपला ही दे चुकी थी। अगर जीना चाहती हो तो खामोश रहो। लेकिन उसने चुप न रहने का अटूट फैसला कर लिया था, और इस घर में इसका सीधा मतलब मौत का परवाना था। उस सुबह जब वह बड़े से हॉल के फर्श पर पोछा लगा रही थी, उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने नजरें उठाईं और उसका खून जम गया। वह वकील ओमकार था, जो चेहरे पर मगरमच्छ जैसी वही भयानक मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर उसका पेट मरोड़ने लगता था। नमस्ते लड़की, उसने उसके ठीक सामने रुकते हुए कहा। मीरा है ना, यही नाम है तुम्हारा? जी वकील साहब, उसने पोछे के डंडे को कसकर पकड़े हुए जवाब दिया, मानो वह उसकी कोई ढाल हो। कितना प्यारा नाम है। ओमकार ने अपने हाथ जेब में डाल लिए। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। इतनी मेहनती लड़की, इतनी समझदार, तुम जिंदगी भर फर्श पर पोछा लगाने से कहीं ज्यादा बेहतर की हकदार हो। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि बात किस दिशा में जा रही है। मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। वकील ने अपनी कोट की जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालते हुए बात जारी रखी और उसे पास की मेज पर रख दिया। यह उतना पैसा है जितना तुम 5 सालों में भी नहीं कमा पाओगी। यह सब तुम्हारा है। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा, गायब होना होगा। कुछ छुट्टियां मनाओ, अपने गांव चली जाओ, बहुत दूर, और जब तक यह मुकदमा खत्म नहीं हो जाता तब तक वापस मत आना। ये आप क्या कह रहे हैं? मीरा ने उन पैसों की ओर देखा। वह एक बहुत बड़ी रकम थी। इससे वह बरसों तक अपनी माँ की दवाइयों का खर्च उठा सकती थी, खुद का एक छोटा सा घर खरीद सकती थी, इस सारे खौफ से दूर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। एक पल के लिए वह हिचकिचाई और दिग्विजय ने इसे भांप लिया। अच्छे से सोच लो, उसने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कहा। तुम एक समझदार औरत हो, दूसरों के झंझटों में खुद को क्यों फंसाना? यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है मीरा। तुम पर सिंघानिया परिवार का कोई कर्ज नहीं है। यह पैसा लो, खुश रहो, और जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि तुमने देखा है उसे भूल जाओ। मीरा ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और तभी अपनी आत्मा की गहराइयों में उसे एक बार फिर बाबूजी देवराज सिंघानिया की आवाज सुनाई दी। उसने सलाखों के पीछे बंद उदय का चेहरा देखा और उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसे अब क्या करना है।
उसने नोटों की गड्डी उसकी तरफ वापस धकेल दी। अपना यह पैसा अपने पास ही रखिए वकील साहब, उसने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैं खुद को बेचने वालों में से नहीं हूं, और एक कातिल के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। दिग्विजय के चेहरे से मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। शराफत का मुखौटा उतर चुका था और उसके पीछे छिपा एक बेहद ठंडा, बेरहम और खतरनाक चेहरा सामने आ गया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो लड़की, वह फुसफुसाया और मीरा के इतना करीब आ गया कि मीरा को उसकी सांसों की बदबू तक महसूस होने लगी। एक ऐसी गलती जिसके लिए तुम जिंदगी भर पछताओगी। जो कुछ तुम्हें मालूम है उससे बहुत कम जानने वाले लोग भी इस दुनिया से गायब कर दिए गए हैं। कितना दुखद होगा ना अगर अदालत जाने के रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए। मीरा ने अपने हाथ में पकड़े पोछे को पूरी ताकत से भींच लिया। मैं आपसे नहीं डरती, उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए झूठ कहा। तुम्हें डरना चाहिए, उसने जवाब दिया और वहां से चला गया। उसी दोपहर मीरा उस इकलौते इंसान की तलाश में निकली जो उसकी मदद कर सकता था। उसने अखबार में पढ़ा था कि राजीव तिवारी नाम के एक पत्रकार ने एक लेख लिखा था जिसमें उदय की बेगुनाही पर यकीन जताया गया था। पूरे देश में सिर्फ वही एक ऐसा पत्रकार था जिसने सरकारी और पुलिसिया कहानी पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी। धड़कते दिल के साथ उसने समाचार पत्र के दफ्तर जाने के लिए एक स्थानीय बस पकड़ी और वहां पहुंचकर उससे मिलने की गुजारिश की। और आप कौन हैं? पत्रकार ने पूछा। वह सफेद बालों वाला एक शक्की मिजाज का शख्स था। मैं सिंघानिया हवेली में काम करती हूं, मीरा ने कहा, और मेरे पास कुछ ऐसी जानकारी है जिससे साबित हो जाएगा कि उदय जी बेगुनाह हैं। मैंने खुद असली कातिलों को साजिश रचते सुना था। जुर्म वाली रात को राजीव ने काफी देर तक उसे देखा, फिर एक ठंडी सांस ली। मैडम, क्या आपको अंदाजा भी है कि हर हफ्ते कितने लोग मेरे पास आकर यह दावा करते हैं कि उनके पास किसी बड़े केस का सच है? दर्जनों लोग आते हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई दस्तावेज, या सिर्फ आपकी ये बातें ही हैं? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, मीरा ने कहा, और एक लिफाफा भी जो खुद बाबूजी देवराज जी ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने उन्हें एक सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखा है। मैं उन्हें अपने साथ यहाँ नहीं लाई। मुझे डर था कि कोई मुझसे उन्हें छीन न ले। पत्रकार ने अपनी कनपटी को सहलाया। देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन हाथ में ठोस सबूत के बिना मैं कुछ भी नहीं छाप सकता। सिंघानिया परिवार मुझ पर मानहानि का ऐसा मुकदमा थोप देगा कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। आप मेरे पास कोई ठोस सबूत लेकर आइए, फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपकी बात सच है तो आप आग से खेल रही हैं। मीरा बेहद निराश होकर दफ्तर से बाहर निकली। कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। बिना सबूतों के एक मामूली नौकरानी की क्या बिसात थी? उसकी कोई हैसियत नहीं थी। जब वह वापस हवेली की तरफ लौट रही थी, तभी वही हुआ जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। वह एक तंग गली से गुजर रही थी, तभी एक काले रंग की कार उसके ठीक बगल में आकर रुकी। उसमें से दो आदमी उतरे। वे हट्टे कट्टे थे और उनके चेहरे बेहद सख्त और डरावने थे। अंदर बैठ, उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए हुक्म दिया। मुझे छोड़िए, मीरा ने खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद करते हुए चिल्लाया। बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन वह गली एकदम सुनसान थी। उस आदमी ने उसे जबरन कार की तरफ घसीटा। मीरा ने लात मारी, हाथ पैर चलाए और उसे अपने दांतों से काट लिया। हताशा के उस चरम क्षण में उसने अपना झोला पूरी ताकत से दूसरे आदमी के चेहरे पर दे मारा और इस हड़बड़ी का फायदा उठाकर भाग खड़ी हुई। वह अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेज नहीं भागी थी। तंग गलियों, रोटी और बन से भरी टोकरी लेकर जा रही एक औरत अनजाने में उन पीछा करने वालों के रास्ते में आ गई। मीरा ने उस एक सेकंड के मौके का फायदा उठाया और तुरंत एक तंग गली में मुड़ गई। एक ऊंची दीवार फांदकर दूसरी तरफ कूद गई, जिससे उसके घुटने छिल गए। इधर आओ बच्ची, गर्मा गर्म कचौरी समोसे बेचने वाली एक बूढ़ी अम्मा ने अपनी छोटी सी दुकान का दरवाजा खोलते हुए दबी आवाज में कहा। अंदर आ जाओ, मैंने कुछ नहीं देखा। मीरा बोरियों और भाप छोड़ते पतीलों के पीछे छिप गई और अपनी तेज चलती सांसों को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। उसने उन आदमियों के कदमों की आवाज सुनी जो आगे निकल गए और उनकी गुस्से भरी आवाजें धीरे धीरे दूर होती चली गईं। उसने इंतजार किया, ऐसा इंतजार जो उसे घंटों जैसा लगा। बूढ़ी अम्मा ने बिना कोई सवाल पूछे उसे एक गिलास पानी दिया और उसकी पीठ थपथ पाई। यह गरीबों की वह खामोश हमदर्दी थी जिसमें वे एक
दूसरे के दर्द को बिना कहे समझ लेते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे मेरी बच्ची, अम्मा ने तब कहा जब मीरा ने आखिरकार बाहर निकलने की हिम्मत की। दिख रहा है कि तुम किसी बड़ी मुसीबत से भाग रही हो, अपना ख्याल रखना। मीरा ने कृतज्ञता से उनके हाथ दबाए और आगे बढ़ गई। वह फिर से एक खचाखच भरे बाजार की भीड़ में खो गई। एक फल के ठेले के पीछे छिपकर कांपती रही। जब उसने हिम्मत करके बाहर झांका तो वह काली गाड़ी वहां से जा चुकी थी। वह बाल बाल बची थी, बहुत ही मामूली अंतर से, लेकिन अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था। वे उसे मरा हुआ देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि अदालत पहुंचने से पहले ही उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। उस रात मीरा कोठी वापस नहीं गई। वहां जाना बहुत खतरनाक था। वह सीधे शहर के दूसरी तरफ एक गरीब बस्ती में रहने वाली कमला चाची के मामूली से घर की तरफ चल पड़ी। अरे बच्ची, रसोईया चाची ने दरवाजा खोलते ही चौंक कर कहा, जब उन्होंने उसकी बदहाल हालत, बिखरे बाल और फटे हुए कपड़े देखे। हे भगवान, यह क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तेरे साथ? वे मुझे अगवा करना चाहते थे कमला चाची। मीरा उनकी बाहों में टूटकर बिखरते हुए रोने लगी। वे मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने ही वाले थे। वे मुझे मारना चाहते थे। चाची ने रोते हुए उसे कसकर गले से लगा लिया। बस बस मेरी बच्ची, अब तू यहाँ सुरक्षित है। यहाँ वे तुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। कमला चाची उसे अंदर ले गईं, उसे गर्मा गरम चाय दी, पहनने के लिए साफ कपड़े दिए और फिर रसोई की अलमारी में रखी दाल की एक पुरानी बोरी के पीछे से वह पैकेट, वॉयस रिकॉर्डर और पीला लिफाफा बिल्कुल सही सलामत निकाल लाई। यह रहा तेरा खजाना मेरी बच्ची, पूरी तरह सुरक्षित। मैंने इसे ऐसी जगह छिपाया था जहां कोई सोच भी नहीं सकता। मीरा ने कांपते हाथों से वह पैकेट लिया। पहली बार उसने उस पीले लिफाफे को खोलने की हिम्मत की जो आनंद बाबू ने भरोसे के साथ उसे सौंपा था। उसके अंदर कुछ बेहद जरूरी दस्तावेज थे। उसमें बैंक स्टेटमेंट, पैसों के लेन देन के दस्तावेज और खुद आनंद बाबू के दस्तखत वाला एक कागज था, जिसमें उस बूढ़े इंसान ने साफ लिखा था कि विक्रम सिंघानिया सालों से कंपनी के पैसों की हेराफेरी कर रहा था और उन्हें शक था कि उनकी मंगेतर बरखा और उनका वकील मिलकर उनके खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहे हैं। और आखिर में उस बुजुर्ग के कांपते हाथों से लिखी गई एक चिट्ठी थी। अगर तुम यह पढ़ रही हो मीरा, तो इसका मतलब है कि वे भेड़िए जीत गए, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपने आखिरी सालों में जिन भी लोगों से मैं मिला, उनमें तुम इकलौती ईमानदार इंसान हो। इन सबूतों को कानून के सामने ले जाओ। मेरे बेटे को बचा लो, वह बेगुनाह है। और उससे कहना कि उसका पिता हर बात के बावजूद उससे बहुत प्यार करता था। आनंद मल्होत्रा। मीरा फूट फूट कर रोने लगी और उसने उसे कागज को अपने सीने से लगा लिया। मैं आपसे वादा करती हूँ आनंद बाबू, उसने सिसकते हुए धीरे से कहा, कल मैं आपके बेटे को बचा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कमला चाची ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, क्या तू पक्का तैयार है? अगर तू एक बार उस अदालत की चौखट के अंदर चली गई तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे रसूखदार लोग पूरे देश के सामने तुझे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। वे तुझे जलील करेंगे, तुझे झूठी, पागल और चोर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वे अपनी पूरी ताकत तेरे खिलाफ झोंक देंगे। मीरा ने अपने आंसू पोंछे, रिकॉर्डर को देखा, उस लिफाफे को देखा और उसकी हरी आंखों में फौलाद जैसी ममबूती चमक उठी। उन्हें जो करना है करने दीजिए कमला चाची, उसने कहा। उन्हें अपनी पूरी ताकत लगा लेने दीजिए, क्योंकि कल आखिरकार एक मामूली काम वाली बाई अपनी जुबान खोलेगी और जब वह सच बोलेगी तो दुनिया की कोई भी दौलत उस सच का गला नहीं घोंट पाएगी। बाहर शहर की रोशनियां रात के अंधेरे में टिमटिमा रही थीं और वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर एक ठंडी कोठरी में आदित्य मल्होत्रा शायद एक गुनहगार के रूप में अपनी आखिरी रात काट रहा था। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि एक अदने से घर में रहने वाली वह काम वाली बाई, जिसका चेहरा भी उसे शायद ही याद हो, उसकी किस्मत का रुख हमेशा के लिए पलटने वाली है। फैसले का सवेरा होने ही वाला था और उसके साथ ही वह पल भी करीब आ रहा था जो पूरे मल्होत्रा साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देगा। मेरे पास सबूत हैं। फैसले वाले दिन का सवेरा बेहद उदास और धुंधला था, मानो आसमान भी जानता हो कि आज या तो न्याय होने वाला है या फिर सबसे बड़ा अन्याय। सुबह से ही अदालत परिसर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ था। सैकड़ों लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने इकट्ठा थे। देश भर के पत्रकार सीधे अदालत से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे।
पूरा देश अपनी सांसें थामे सदी के सबसे बड़े फैसले के आखिरी पलों का इंतजार कर रहा था, उस दिन का जब उस इंसान को सजा सुनाई जाने वाली थी जिस पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप था। अंदर कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, तिल धरने की भी जगह नहीं थी। आदित्य मल्होत्रा हाथों में हथकड़ियां पहने 2 पुलिस वालों की निगरानी में अंदर आया। वह पहले से बहुत कमोर हो गया था, उसका रंग पीला पम चुका था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वह अपना सिर ऊंचा उठाए चल रहा था, जैसे अपनी बची कूची ईद के आखिरी तिनके को समेटने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष की मैं पर बैठी भैरवी सेन एक बेहद खूबसूरत और सादे सेध रंग के सूट में सजी थी और उसके चेहरे पर शोक के ऐसे भाव थे जो उसने पहले से ही बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रखे थे। उसके ठीक बगल में बैठे वकील राघव शर्मा अपने कागातों को खंगाल रहे थे, बिल्कुल उस इंसान की तरह जिसे फिल्म के अंत का पहले से ही पता हो। सेध बालों और तीखी सख्त नहरों वाले उस बुजुर्ग जज साहब ने अपनी कुर्सी संभाली और मैं पर हथौड़ी मारी। कार्यवाही दोबारा शुरू की जाए। आज यह अदालत राज्य सरकार बनाम देव के मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी, जिन पर अपने ही पिता अमरनाथ जी की हत्या का आरोप है। उन्होंने अपनी बात रोककर एक गंभीर चुप्पी साधी। आगे बढ़ने से पहले क्या बचाव पक्ष कुछ आखिरी बात कहना चाहता है? देव का वकील, जो पूरी तरह से थका हुआ और अपनी हार मान चुका इंसान लग रहा था, अपनी जगह से खगा हुआ। नहीं योर ऑनर, बचाव पक्ष के पास पेश करने के लिए और कोई सबूत नहीं है। वकील की इस बात के साथ ही पूरे कोर्ट रूम में एक राहत भरी फुसफुसाहट दौड़ गई। भैरवी ने अपनी जीत की मुस्कान को दबाने की कोशिश की। राघव ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टेक ली, जैसे वह पहले ही जंग जीत चुका हो। बहुत ठीक। जज साहब ने अपने सामने रखे कागज उठाए। तो फिर यह अदालत पेश किए गए सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है। आरोपी देव को अदालत। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुकिए। वह आवाज अदालत के पिछले हिस्से से किसी बिजली की कक की तरह गूंजी और वहां मौजूद हर एक शख्स का सिर एक साथ घूम गया। अदालत के वे भारी और विशाल दरवाजे झटके से खुल चुके थे। 2 सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और उसे बाहों से पकड़ लिया। उनमें से एक चिल्लाया, आप अंदर नहीं जा सकती, कोर्ट की कार्यवाही चल रही है। लेकिन मीरा उस ताकत के साथ झटकर आगे बढ़ गई जो शायद वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसके भीतर है, उस घबराहट और बेचैनी से प्रेरित होकर जो हर बीतते पल की कीमत जानती थी। और तभी अदालत के मुख्य दरवाजों से बेहाल, बिखरे बालों के साथ, तमतमाए चेहरे और दहकती आंखों वाली एक युवती अंदर दाखिल हुई, जिसने घरेलू सहायिका का साधारण नीला और सफेद सलवार सूट पहन रखा था। वह मीरा शर्मा थी। वह दृढ़ कदमों से बीच के गलियारे से आगे बढ़ी, अपने सीने से एक पुराना टेप रिकॉर्डर और पीले पड़ चुके दस्तावेजों का एक मोटा पुलिंदा चिपकाए हुए। लोग हैरान होकर उसके रास्ते से हटते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक कामवाली बाई देश के सबसे बड़े मुकदमे में बाधा डालते हुए वहां क्या कर रही थी। सुरक्षा कर्मी उसकी तरफ लपके, लेकिन उसकी आवाज में, उसकी तड़प में कुछ ऐसा था कि जज साहब ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठा दिया। मेरे पास सबूत हैं, वह अपने पूरे फेफड़ों की ताकत से चिल्लाई और उसकी आवाज अदालत के कोने कोने में गूंज उठी। आदित्य सिंघानिया बेगुनाह है और मैं इसे साबित कर सकती हूँ। वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि जिसे चाकू से काटा जा सके। जज साहब अपनी जगह पर ठिठक गए। लकड़ी के तख्ते पर मारने के लिए हवा में उठा, उनका हथौड़ा बीच में ही थम गया। उनका मुंह आधा खुला का खुला रह गया। चश्मे के पीछे से उनकी बड़ी बड़ी आंखें उसी औरत पर टिक गईं जिसने महज एक वाक्य से अंतिम फैसले को रोक दिया था। न कोई हिल रहा था, न कोई सांस ले पा रहा था। आरोपी के कटघरे में खड़े आदित्य ने अचानक अपना सिर उठाया और उसे पहचानते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह चाय लाने वाली लड़की, वह अनदेखी सी काम वाली, इकलौती ऐसी इंसान जिसने उन्हें कभी किसी दरिंदे की नजर से नहीं देखा था, वह आई थी। वह उसके लिए आई थी। हफ्तों से उस ठंडी कालकोठरी में बंद आदित्य का हर चीज और हर किसी पर से भरोसा उठ चुका था। दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया था, उसके साझेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। जिस औरत ने उससे प्यार करने का दावा किया था, उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया था। वह यहां तक सोचने लगा था कि शायद वह अकेले गुमनामी में एक ऐसे गुनाह की सजा भुगतते हुए मरने के ही काबिल है जो उसने कभी किया ही नहीं। लेकिन अब
उस साधारण सी औरत को खुद को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सामने डटकर खड़ा देखकर उसके सीने में कुछ जिंदा होता हुआ महसूस हुआ। एक ऐसी लौ जिसे वह हमेशा के लिए बुझ चुकी मान चुका था, उम्मीद की लौ। दूसरी ओर सरकारी वकील की मेज पर बैठे दो चेहरों का रंग उड़ गया। बरखा लाश की तरह पीली पड़ती हुई झटके से उठ खड़ी हुई। कौन है यह पागल औरत? वह फटी आवाज में चिल्लाई। इसे बाहर निकालो यहां से। यह सिर्फ एक नौकरानी है, इसे यहां रहने का कोई हक नहीं है। ओमकार भी गुस्से से लाल होकर अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा हो गया। माय लॉर्ड, यह तमाशा है, उसने अपनी कांपती आवाज को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा। यह औरत एक कुंठित नौकरानी है, एक नंबर की झूठी है। शायद इसे पैसे दिए गए हैं। मैं इसे तुरंत बाहर निकालने की मांग करता हूं। लेकिन जज साहब की नजरें मीरा से हट नहीं रही थीं। उस औरत में कुछ ऐसा था, उसकी आंखों का दृढ़ संकल्प, उसकी आवाज की मजबूती और वह डर जिस पर वह बड़ी बहादुरी से काबू पा रही थी, उसने जज साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खुद को संभालते हुए हथौड़ा पटका। शांति, अदालत में शांति बनाए रखें। उन्होंने मीरा की तरफ देखा। देवी जी, क्या आप अदालती कार्रवाई में बाधा डाल रही हैं? क्या आपको अंदाजा भी है कि आपने अभी जो किया है वह कितना गंभीर अपराध है? हाँ जज साहब, मीरा ने हांफते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें झुकी नहीं थीं। और मैं यह भी अच्छी तरह जानती हूं कि एक बेगुनाह इंसान को उस गुनाह के लिए सजा मिलने देना कितनी बड़ी बात है जो उसने किया ही नहीं। इसीलिए मैं यहाँ हूँ, इसीलिए अपनी जान दांव पर लगाकर इस अदालत तक पहुंची हूँ। झूठ, बरखा जोर से चीखी। यह सरासर झूठ बोल रही है। खामोश। जज साहब ने फिर से हथौड़ा पटकते हुए दहाड़ लगाई। उन्होंने दोबारा मीरा की तरफ देखा। आप कौन हैं देवी जी? मेरा नाम मीरा शर्मा है, धर्मपाल जी। मैं पिछले 3 साल से सिंघानिया मेंशन में घरेलू सहायिका का काम कर रही हूँ। मैं बड़े साहब यशवर्धन सिंघानिया जी की सेवा करती थी। मैं रोज रात को उनके लिए चाय लेकर जाती थी और उसने एक गहरी सांस ली। जिस रात उनका खून हुआ मैं वहीं थी। मैंने असली कातिलों को पूरी साजिश रचते हुए अपने कानों से सुना था और वे असली कातिल इसी अदालत में उस मेज पर बैठे हैं। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगली कांप जरूर रही थी, पर बिना किसी झिझक के उसने सीधे बरखा, मल्होत्रा और ओमकार सक्सेना की तरफ इशारा कर दिया। पूरी अदालत में चीख पुकार मच गई। लोगों के मुंह से आह निकल गई और कैमरों की फ्लैशलाइट चमकने लगी। वहां अफरा तफरी मच गई। पत्रकार अपनी सीटों से खड़े होने लगे। लोग गुस्से और हैरानी में बुदबुदाने लगे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह सरासर मानहानि है। ओमकार दहाड़ा। मैं इस पर मुकदमा करूंगा। मैं इस औरत को बर्बाद कर। खामोश। जज साहब ने इतनी जोर से हथौड़ा पटका कि उस आवाज ने सबका मुंह बंद कर दिया। वकील साहब, अगर एक शब्द भी और मुंह से निकाला तो मैं आपको इसी वक्त अदालत से बाहर फेंकवा दूंगा। उन्होंने गहरी सांस ली, अपने हाथों के कंपन को काबू में करने की कोशिश की। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में मीरा की तरफ रुख किया। मीरा जी, किसी पर कत्ल का इल्जाम लगाना बेहद गंभीर मामला है। आप दावा कर रही हैं कि आपके पास सबूत हैं, लेकिन किसी एक इंसान के कहने को गवाही नहीं माना जा सकता। क्या आपके पास अपनी इस बात के अलावा कोई और पुख्ता सबूत है? मीरा एक कदम आगे बढ़ी। उसने एक हाथ में टेप रिकॉर्डर और दूसरे हाथ में दस्तावेजों का पुलिंदा ऊपर उठाया ताकि पूरी अदालत उन्हें देख सके। हाँ धर्मपाल जी, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे पास कातिलों की आवाज की वह रिकॉर्डिंग है जिसे खुद यशवर्धन साहब ने अपनी मौत की रात रिकॉर्ड किया था। मेरे पास उनके खुद के दस्तखत वाले वे दस्तावेज भी हैं जिनमें उन्होंने वकील ओमकार सक्सेना की धोखाधड़ी और चोरी का पर्दाफाश किया है। और मेरे पास एक खत है, एक ऐसा खत जो बड़े साहब मरने से पहले मेरे लिए छोड़ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अपने ही उनके साथ गद्दारी करने वाले हैं। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह दिल दहला देने वाला था। हथकड़ी लगे हाथों से अपना मुंह ढंक कर आदित्य बेतहाशा रोने लगा। बरखा का चेहरा पूरी तरह से फक पड़ गया। उसकी सारी शिष्टता, उसका नपा तुला ठंडापन पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक जाल में फंसे बेबस जानवर जैसा खौफ साफ दिखाई देने लगा। यह नामुमकिन है, उसने हकलाते हुए कहा। नहीं, उन्होंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और उसी पल पूरी अदालत के सामने अपने ही मुंह से निकली इस एक बात से बरखा मल्होत्रा ने खुद का भंडा फोड़ कर दिया। अदालत में डर और हैरानी की एक दबी हुई लहर दौड़ गई, क्योंकि अगर वह उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी जब यशवर्धन साहब की मौत हुई
तो उसे यह कैसे पता था कि उन्होंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था? जज साहब ने उसे घूर कर देखा। ओमकार ने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह समझ चुका था कि उसकी साजिशदार ने कितनी बड़ी और जानलेवा भूल कर दी है। मीरा जी, जज साहब ने अजीब सी शांत और हल्की कांपती आवाज में कहा, आगे आइए, ये सबूत अदालत के सुपुर्द कीजिए। हम इस रिकॉर्डिंग को यहीं इसी वक्त सबके सामने सुनेंगे। गालों पर बहते आंसुओं के साथ मीरा ने हामी में सिर हिलाया। वह गवाह के कटघरे की तरफ बढ़ी, अपने हाथों में उस सच को थामे हुए जो एक बेगुनाह की जान बचा सकता था और झूठ की बुनियाद पर खड़े एक साम्राज्य को मटियामेट कर सकता था। उसका हर एक कदम अदालत के उस डरावने सन्नाटे में गूंज रहा था। हर एक आंख उसी पर टिकी थी और जैसे ही उस अदृश्य सी कामवाली ने, जिसे सबने तुच्छ समझा था, जिसे किसी ने कभी कुछ नहीं माना था, जज साहब की मेज पर वह रिकॉर्डर रखा, उसे समझ आ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सच अब सबके सामने आने ही वाला था और दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे कितनी भी दौलत क्यों न हो, इसे फिर कभी छुपा नहीं सकती थी। जज साहब का हाथ रिकॉर्डर के बटन की तरफ बढ़ा। पूरी अदालत ने अपनी सांसें रोक लीं और उन्होंने प्ले बटन दबा दिया। साम्राज्यों को ढा देने वाला सच। जज साहब की उंगली ने बटन दबाया और एक अनंत से महसूस होने वाले सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। बस उस पुराने टेप के घूमने की हल्की सी सरसराहट गूंजी और फिर एक आवाज से पूरी अदालत गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जिसे वहां मौजूद हर एक शख्स ने तुरंत पहचान लिया। बूढ़े ने वसीयत बदलने के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। कल वह इसे कानूनी तौर पर पक्का कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वह सब कुछ एक ट्रस्ट के नाम कर रहा है। यह ओमकार सक्सेना की आवाज थी, बिल्कुल साफ और अकाट्य। वहां मौजूद लोगों की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। सबकी आंखें उस वकील की तरफ घूम गईं जो बदहवास सा अपनी कुर्सी पर बेजान बैठा था। और तभी दूसरी आवाज सुनाई दी, एक औरत की आवाज जो बर्फ जैसी ठंडी थी। तो फिर कल का दिन कभी आएगा ही नहीं, आज ही रात। और इसका सारा इल्जाम उस सीधे सादे आज्ञाकारी बेटे पर मढ़ दिया जाएगा। जब तक किसी को शक होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमने पूरी तैयारी कर ली है। पूरी अदालत सन्न रह गई। वह बरखा मल्होत्रा की आवाज थी जिसे न तो झुठलाया जा सकता था और न ही नकारा जा सकता था। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। बरखा कांपते हुए अपनी सीट से उछल पड़ी। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। यह सब बनावटी है, वह चिल्लाई। यह कोई साजिश है, यह आवाज मेरी नहीं है। इस झूठी औरत ने इस रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की है। यह तुम्हारी ही आवाज है। दर्शकों के बीच बैठी एक महिला जोर से चिल्लाई। हम सबने तुम्हें टीवी पर रोते हुए देखा, सुना है, यह यही है। भीड़ के बीच से लाल गालों वाली एक गोल मटोल महिला अपनी आंखों में आंसू लिए और मुट्ठी ताने उठ खड़ी हुई। वह शांति काकी थीं, जो मीरा के जीवन के इस सबसे खतरनाक मोड़ पर उसका साथ देने के लिए यहाँ आई थीं। मैंने 30 साल उस घर में काम किया है, रसोइया काकी चिल्लाईं, और मैं इस नागिन की आवाज को कहीं भी पहचान सकती हूँ। यह बरखा दीदी ही हैं। भगवान इन्हें उनके किए की सजा जरूर देगा जो इन्होंने साहब के साथ किया। पूरी अदालत गुस्से से उबल पड़ी। मीरा ने नजरों से शांति काकी को ढूंढा और बूढ़ी काकी ने सिर हिलाकर ढांढस बंधाया, जैसे कह रही हो, मैं यही हूं मेरी बच्ची, तू अकेली नहीं है। जज साहब ने हथौड़ा पटका, लेकिन वहां मचे हंगामे को रोकना नामुमकिन था। पत्रकार चिल्ला रहे थे, कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे और लोग गुस्से में अपनी सीटों से खड़े हो रहे थे। शांति। जज साहब की आवाज गूंजी, अदालत में शांति बनाए रखें, वरना मुझे पूरी अदालत खाली करानी पड़ेगी। धीरे धीरे शोर कम होने लगा। जज साहब ने गंभीर चेहरे के साथ मीरा की तरफ देखा। मीरा जी, आपने कुछ दस्तावेजों का भी जिक्र किया था, उन्हें आगे बढ़ाइए। मीरा ने उन्हें वह पीला लिफाफा सौंप दिया। जज साहब ने कागजात निकाले, अपना चश्मा ठीक किया और चुपचाप पढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, उनके चेहरे के भाव कड़े होते जा रहे थे और माथे पर शिकन बढ़ती जा रही थी। ये दस्तावेज, उन्होंने आखिर में बेहद गंभीर आवाज में कहा, यशवर्धन सिंघानिया जी के दस्तखत वाले वित्तीय खाते हैं। इनमें उन्होंने साफ तौर पर शिकायत की है कि वकील ओमकार सक्सेना पिछले 6 सालों से सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के पैसों को विदेशी बैंक खातों में ट्रांसफर कर रहे थे। करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। उन्होंने आंखें उठाईं और ओमकार को घूर कर देखा, और इसमें यह चेतावनी भी दी गई है
कि अगर इस बात का पता चला तो उनका यह साझेदार उनका मुंह बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ओमकार बेदम होकर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई थी। माय लॉर्ड, अभी और भी बहुत कुछ है, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। एक खत भी है। यह आखिरी खत है जो यशवर्धन साहब ने लिखा था। कृपया इसे पढ़िए ताकि सबको पता चल सके कि वह इंसान असल में कैसे थे और अपने बेटे से कितना प्यार करते थे। जज साहब ने अपने हाथ से लिखा वह खत हाथ में लिया और पूरी अदालत में छाए सन्नाटे के बीच उसे जोर से पढ़ना शुरू किया। मीरा, अगर तुम इस खत को पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि वे भेड़िए जीत चुके हैं, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इकलौती ऐसी ईमानदार इंसान हो जिससे मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में मिला हूं। इसे कानून के सामने लाओ, मेरे बेटे को बचाओ। वह बेगुनाह है और उससे कहना कि उसका पिता हर चीज के बावजूद उससे बेहद प्यार करता था। देवेंद्र सिंघानिया। आखिरी लाइन पढ़ते समय जज की आवाज भर आई और कटघरे में खड़ा आरव सिंघानिया पूरी तरह टूट गया। उसने हथकड़ियों से बंधे हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हिचकियों से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पिता उससे प्यार करते थे। उसके पिता ने कभी उसे प्यार करना बंद नहीं किया था और उसे बचाने की कोशिश में ही अपनी जान गंवा दी थी। अदालत में मौजूद भीड़ में से भी कई लोगों की आंखें नम हो गईं। एक मामूली घरेलू सहायिका ने सज्जा सुनाए जाने वाले इस कमरे को आज सच के मंदिर में बदल दिया था। लेकिन इस कहानी में अभी एक आखिरी राज बाकी था। माई लॉर्ड, मीरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, उस लिफाफे के अंदर सबसे नीचे कुछ और भी है। एक दूसरा दस्तावेज है, बाबूजी का असली वसीयतनामा, जिस पर उन्होंने अपनी मौत से 3 दिन पहले दस्तखत किए थे और जिसे इन दोनों ने मिटाने की कोशिश की थी। जज ने लिफाफे के अंदर हाथ डाला और वाकई उन्हें एक नोटरी द्वारा प्रमाणित मुहर लगा हुआ आधिकारिक दस्तावेज मिला। उन्होंने उसे पढ़ा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह देवेंद्र सिंघानिया जी का असली वसीयतनामा है, जो उनकी मृत्यु से 3 दिन पहले नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया गया था। उन्होंने थोड़ी देर के लिए विराम लिया, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। इसमें देवेंद्र जी ने अपनी पूरी जायदाद को 3 हिस्सों में बांटने की बात कही है। एक हिस्सा उनके बेटे आरव के लिए, दूसरा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद करने वाली एक संस्था के लिए और तीसरा हिस्सा, जज ने हैरान होकर अपनी नजरें ऊपर उठाईं, तीसरा हिस्सा कुमारी मीरा के नाम पर, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी इंसान थी जिसने मेरे साथ एक इंसान की तरह बर्ताव किया, न कि किसी चलती फिरती तिजोरी की तरह। वह इसे मेरी तरफ से उनकी भलाई के बदले एक छोटी सी भेंट समझकर स्वीकार करें, जो मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में नसीब हुई। पूरी अदालत में हैरानी का शोर गूंज उठा। मीरा वहीं की वहीं सुन्न खड़ी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। उसके पैर कांपने लगे। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसे गवाह के कटघरे के किनारे को कसकर पकड़ना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह फुसफुसाई। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ इन्हें बचाने आई थी। देवेंद्र जी की यादें उसके जहन में तैरने लगीं। शाम की चाय के वो पल, उनकी जवानी के किस्से, उनकी वो भारी आवाज वाली हंसी और उस रसूखदार बुजुर्ग इंसान का अकेलापन, जिसे इस मतलबी दुनिया में सिर्फ अपनी उस घरेलू सहायिका में एक सच्चा साथी मिला था, जिसे बाकी दुनिया हिकारत से देखती थी। और वह समझ गई कि आखिरी सांस तक उस इंसान ने उसके बारे में सोचा था, उसकी हिफाजत की थी और उसे उस चीज का इनाम दिया था जिसे दुनिया की कोई भी दौलत कभी नहीं खरीद सकती, यानी इंसानियत। बाबूजी, उसने अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाते हुए आंसुओं के बीच बुदबुदाया, जैसे वह उन्हें साक्षात देख रही हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आप मेरे नाम एक भी रुपया न करते तब भी मैं यही करती। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपके लिए, आपके बेटे के लिए और सच के लिए किया। और यही वह बात थी जिसने पूरे देश के लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि वह औरत जो अब करोड़ों की मालकिन बन चुकी थी, उसने अपनी जान जोखिम में डालते समय यह सोचा भी नहीं था कि उसे एक फूटी कौड़ी भी मिलेगी। उसने यह सब सिर्फ इंसाफ, वफादारी और सच की खातिर किया था। एक ऐसे देश में जहां रईसों द्वारा गरीबों को कुचलना एक आम बात थी, वहां एक मामूली काम करने वाली लड़की ने साबित कर दिया था कि असली बड़प्पन ऊंचे खानदान या बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता में होता है। भैरवी ने जब देखा कि बाजी पूरी तरह हाथ से निकल चुकी है, तो उसने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। कंगाल, भूखी, नंगी कहीं की,
वह चिल्लाई और मीरा की तरफ झपटी। वह सब कुछ हमारा था, सब कुछ। वह बूढ़ा हमें बर्बाद करने वाला था। उसका मरना जरूरी था। सुन रहे हो तुम सब? उसका मरना बहुत जरूरी था। उसकी यह भयानक चीख पूरी अदालत में गूंज उठी और इसके साथ ही भैरवी ने पूरे भारत के सामने, लाइव कैमरों और खुद जज के सामने अपने कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया था। पूरी अदालत में गहरा सन्नाटा पसर गया। विक्रम ने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसकी साजिशदार ने अपने ही गुस्से में आकर उन दोनों को डुबो दिया था। जज साहब गुस्से से लाल होकर खड़े हो गए। गार्ड्स, उन्होंने कड़कती आवाज में हुक्म दिया, भैरवी और विक्रम ओबेरॉय को तुरंत हिरासत में लिया जाए। इन्हें देवेंद्र सिंघानिया की हत्या, धोखाधड़ी, मुख्य गवाह की हत्या की कोशिश और एक बेगुनाह को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिसकर्मी तुरंत उनकी तरफ बढ़े। हथकड़ी लगाए जाते समय भैरवी हाथ पैर मारने लगी, चिल्लाई और गालियां बकने लगी। विक्रम ने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस हार मानकर अपना सिर झुका लिया जब उसे ले जाया जा रहा था। यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। दरवाजे की तरफ घसीटे जाते हुए भैरवी चीख रही थी, मैं भैरवी हूं। तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। अब पूरा देश अच्छी तरह जान गया है कि आप कौन हैं। देवी जी, जज ने बेहद ठंडे स्वर में जवाब दिया, एक कातिल। भारी दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए और इसी के साथ भैरवी की चीखें भी थम गईं। फिर जज आरव की तरफ मुड़े। उनकी आवाज, जो पहले बहुत सख्त थी, अब काफी नरम लग रही थी। आरव सिंघानिया, कुमारी मीरा द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सरकारी दस्तावेजों, असली वसीयतनामे और असली गुनहगारों के जुर्म इकबाल के मद्देनजर इस अदालत को अब कोई संदेह नहीं रह गया है। उन्होंने अपना हथौड़ा उठाया। मैं आपको तमाम आरोपों से बाइज्जत बरी करता हूं। आप आजाद हैं और यह अदालत आपसे उस बड़ी नाइंसाफी के लिए तहे दिल से माफी मांगती है जो आपके साथ होने ही वाली थी। हथौड़ा लकड़ी की मेज पर जोर से टकराया और पूरी अदालत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। सुरक्षा कर्मियों ने आरव के हाथों से हथकड़ियां खोल दी। वह कुछ पलों के लिए वहीं हैरान, परेशान खड़ा रहा, आजाद, जिसे खुद अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर उसने अपनी आंखों से उस इकलौती इंसान को ढूंढा जिसने उसकी जान बचाई थी। मीरा अभी भी वहीं कटघरे के पास खड़ी रो रही थी। जो कुछ भी घटित हुआ था वह उसे संभाल नहीं पा रही थी। भीड़, कैमरों और तालियों की गूंज के बीच उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं और उसी पल दोनों जान गए कि उनकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब सच की जीत होती है और एक टूटा हुआ दिल फिर से भरोसा करना सीखता है, तो उसके बाद जो नया सफर शुरू होता है वह खुद इंसाफ से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। इंसाफ, सच और मुक्ति। जब आरव सिंघानिया कई हफ्तों के बाद पहली बार एक आजाद इंसान बनकर अदालत की इमारत से बाहर निकला, तो बाहर लोगों का भारी हुजूम उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अब वहां नफरत से भरे वो चेहरे नहीं थे जो उसे गुनहगार मान चुके थे। अब लोग तालियों, आंसुओं और खुशी की चीखों के साथ उसका स्वागत कर रहे थे। टीवी पर लाइव प्रसारण ने सब कुछ साफ साफ दिखा दिया था। वह ऑडियो रिकॉर्डिंग, पिता का खत, भैरवी का गुनाह कबूल करना और एक गरीब लड़की की बेमिसाल बहादुरी, और पूरा भारत जो कुछ ही दिन पहले उसे एक दरिंदा मान रहा था, आज उसके लिए आंसू बहा रहा था। लेकिन आरव उस भीड़ को नहीं, बल्कि सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रहा था। उसने उसे सीढ़ियों के नीचे सावित्री काकी के गले लगे देखा। वह अभी भी अपने नीले रंग के साधारण काम वाले कपड़ों में थी और इस पूरे वाकये के असर से अब भी कांप रही थी। आरव उसके ठीक सामने जाकर रुक गया और कुछ पलों के लिए दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहे, जबकि उनके आसपास की दुनिया शोर मचा रही थी। तुम, उसने आखिरकार अपनी भरी हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे बिना जाने, बिना किसी स्वार्थ के मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आखिर क्यों? मीरा ने संकोच से अपनी नजरें झुका लीं। क्योंकि आपके बाबूजी ने मुझ पर भरोसा किया था साहब, और मुझे पता था कि आप बेगुनाह हैं। मैं एक भले इंसान को उस गुनाह के लिए सजा पाते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी जो उसने किया ही नहीं। मैं इस बोझ के साथ कभी जी नहीं पाती। आरव ने भावुक होकर अपना सिर हिलाया और फिर कुछ ऐसा किया जिसने पूरी भीड़ की सांसें रोक दी। कुछ ऐसा जो उसके जैसे ऊंचे रुतबे वाले इंसान के लिए सोचना भी नामुमकिन था। देश के सबसे बड़े कारोबारी घराने का वारिस आरव सिंघानिया नीचे झुका। उसने मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया और बड़े सम्मान से चूम लिया।
जैसे कोई किसी महारानी के हाथों को चूमता है। मैं नहीं जानता कि आपने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। मीरा, उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन मैं कसंग नैन नैन अतौतों खाने मिला तौतों प्रौतरा दूंगा। राउतों खा लोतों की है राउतों भो मेरा राउतों वाती बाकी ने रौतों की नौतों बनी हो गई। उसके बगल में खड़ी सावित्री काकी ने अपनी साड़ी का पल्लू आंखों पर रखा और खुशी के मारे रो पड़ी। हे भगवान, रसोइया काकी सुबकते हुए बोली। मुझे पहले से पता था कि इस बच्ची का दिल सोने का है। मैं तो हमेशा यही कहती थी। आने वाले हफ्तों में कानून ने अपना काम बड़ी सख्ती से किया। भैरवी और विक्रम ओबेरॉय पर देवेंद्र सिंघानिया की हत्या, जालसाजी, कत्ल की कोशिश और साजिश रचने का मुकदमा चला। उनके खिलाफ सबूत बेहद पुख्ता थे। वह ऑडियो रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और खुद अदालत में सबके सामने भैरवी का चिल्लाकर सच उगल देना। कोई भी बड़ा वकील, पैसा या रसूख उन्हें इस बार बचा नहीं सका। दोनों को कई सालों के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले के दिन जब हथकड़ी लगाकर भैरवी को ले जाया जा रहा था, तब भी उसने बेशर्मी से भीड़ के बीच मीरा को ढूंढा। ऐश कर इस दौलत पर, नौकरानी, उसने जहर उगलते हुए कहा। एक कंगाल लड़की कभी भी बड़ी हवेली की मालकिन की तरह अदब और सलीके से रहना नहीं सीख सकती। मीरा ने उसकी तरफ बिना किसी गुस्से के सिर्फ तरस खाते हुए देखा। मुझे साफ दिल वाली गरीब लड़की कहलाना मंजूर है, उसने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, बजाय इसके कि मैं एक सड़ी हुई आत्मा वाली बड़ी मालकिन बनूं। अलविदा भैरवी। और वह यह कहकर आगे बढ़ गई। पीछे वह औरत पागलों की तरह कोसती और गालियां बकती रह गई, जिसे सुनने वाला अब कोई नहीं था। सिंघानिया साम्राज्य, जो दो हत्यारों के चंगुल में फंसने ही वाला था, आखिरकार अपने असली वारिस के पास लौट आया। आरव को अपनी कंपनियां, बैंक खाते और सारी जायदाद वापस मिल गई, लेकिन उसके भीतर का इंसान हमेशा के लिए बदल चुका था। वह घमंडी और बेपरवाह नौजवान जो वह पहले था, अब कहीं खो चुका था। जेल की सलाखें, अपनों का धोखा और मौत को इतने करीब से देखने के एहसास ने उसे एक बेहद विनम्र, शुक्रगुजार और संवेदनशील इंसान बना दिया था, जो अब जिंदगी की असली मायने समझता था। उसने सबसे पहला काम अपने पिता की आखिरी वसीयत को पूरा करने का किया। उसने उसी संस्था की बुनियाद रखी जिसका सपना देवेंद्र जी ने देखा था, एक ऐसा ट्रस्ट जो गरीबों, बेसहारा माँओं, अनाथ बच्चों और बेघर बुजुर्गों की मदद कर सके। उसने अपने पिता के सम्मान में इसका नाम देवेंद्र सिंघानिया चैरिटेबल ट्रस्ट रखा। दूसरा काम उसने घर के सभी काम करने वालों की तनख्वाह बढ़ाने का किया और सख्त हिदायत दी कि आगे से घर के हर एक कर्मचारी के साथ पूरे मान सम्मान से पेश आया जाए। हवेली के बड़े हॉल में सबको इकट्ठा करके उसने कहा, आज के बाद इस घर में कोई भी इंसान अनदेखा या मामूली नहीं रहेगा। मैंने बेहद कड़वे तजुर्बे से यह बात सीखी है कि किसी इंसान का बड़प्पन उसके बड़े खानदान या पैसे से नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई से आंका जाता है। और इस हवेली में सबसे पाक और साफ दिल हमेशा सिर्फ आप लोगों के ही रहे हैं। सावित्री काकी, जो अब फिर से रसोई में रविवार के अपने मशहूर छोले भटूरे बनाने लगी थीं, उन्होंने मीरा को धीरे से कोहनी मारी और उसके कान में फुसफुसाई, यह लड़का तुझसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा है। लाडो, देख तो सही कैसे तुझे निहार रहा है, यह तो पूरी तरह तेरे प्यार में लट्टू हो चुका है। सावित्री काकी, मीरा शर्म के मारे लाल टमाटर हो गई। आप भी ना कुछ भी कहती हैं। लेकिन रसोइया काकी की बात सच निकली। जैसे जैसे महीने बीतते गए, देव और अंजलि एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगे। शुरुआत में वह बहाने ढूंढता था, कभी ट्रस्ट के बारे में उसकी राय मांगता, कभी उसे चाय पीने के बहाने बुलाता, तो कभी अपने पिताजी के बारे में और बातें बताने को कहता। लेकिन जल्द ही दोनों में से किसी को भी किसी बहाने की जरूरत नहीं रही। अंजलि ने जाना कि उस बड़े करोड़पति के पीछे एक बेहद संवेदनशील और घायल इंसान छुपा था, जो खुलकर हंसता था और उसकी बातें इतने ध्यान से सुनता था जितना आज तक किसी ने नहीं सुना था। वहीं देव ने महसूस किया कि इस साधारण सी काम वाली के पीछे एक बेहद समझदार, निडर और सपनों से भरी महिला थी, जिसके पास दिल की वो गहरी सूझबूझ थी जो दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं सिखा सकता। एक शाम हवेली के बगीचे में टहलते हुए ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में देव अचानक रुक गया और उसने अंजलि के हाथ अपने हाथों में ले लिए। अंजलि, उसने कांपते दिल और भावुक आवाज में कहा,
तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। तुमने मुझे तब बचाया जब पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। तुमने मुझे सिखाया कि असल मायने में जिंदगी में किस चीज की अहमियत है, और तब से मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ कि मैं एक बिल्कुल अलग दुनिया से आता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग बातें बनाएंगे, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। अंजलि की आंखें आंसुओं से भर आईं। देव जी, मैं तो बस एक मामूली काम वाली हूँ। नहीं, देव ने प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। तुम इस दुनिया की सबसे अनोखी और अद्भुत महिला हो जिसे मैं जानता हूँ। तुम मेरी रक्षक हो, मेरा सहारा हो, और अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अंजलि अपने आंसू नहीं रोक सकी। बिना कुछ बोले उसने हाँ में सिर हिलाया और उसके गले से लग गई। देव ने उसे अपने सीने से लगा लिया, जबकि उनके पीछे डूबता हुआ सूरज आसमान में नारंगी और सुनहरी रंगत बिखेर रहा था। और उस हवेली के बगीचे में जहां कभी उसे दुत्कारा गया था, उस अदृश्य नौकरानी को आखिरकार वो सच्चा प्यार मिल ही गया जिसकी वो हकदार थी। कुछ महीनों बाद एक बेहद सादे और सुंदर समारोह में दोनों की शादी हो गई। अंजलि अमीरों वाली कोई दिखावे की भव्य शादी नहीं चाहती थी। वो ऐसी शादी चाहती थी जिसमें सिर्फ वो लोग शामिल हों जो उससे सच्चा प्यार करते थे। कल्याणी अम्मा, जो शादी की सभी रस्मों के दौरान लगातार रो रही थीं, घर के सभी नौकर, चाकर, पत्रकार, रमन तिवारी, जो अब एक अच्छे दोस्त बन चुके थे, वो कचौड़ी बेचने वाली बूढ़ी अम्मा जिसने एक दिन उसके लिए अपना दरवाजा खोला था, और यहाँ तक कि उसकी माँ भी, जो देव द्वारा देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों से करवाए गए इलाज की बदौलत अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। अंजलि ने जब शादी के बेहद सादे और सुंदर लाल जोड़े में मंडप की तरफ कदम बढ़ाए तो उसके चेहरे पर एक ऐसी अनमोल खुशी झलक रही थी जिसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। समय के साथ उन्हें भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला, एक नन्ही बेटी। उन्होंने उसका नाम आनंदी रखा, उस बूढ़े मार्गदर्शक आनंद बाबू के सम्मान में जिन्होंने स्वर्ग से इन दोनों के दिलों को मिलाया था। उस नन्ही बच्ची की आंखें अपनी माँ की तरह गहरी हरी थीं और मुस्कान अपने पिता की तरह सौम्य थी। कभी कभी शांत दोपहरों में अंजलि अपनी बेटी को गोद में लेकर बगीचे में आती और मुख्य हॉल में टंगे आनंद बाबू के उस भव्य चित्र को निहारती जिसे अब पूरे आदर सम्मान के साथ वहां सजाया गया था। तुम्हें पता है मेरी जान, वह छोटी आनंदी के कान में फुसफुसाती, तुम्हारे दादाजी ने मुझे सिखाया था कि सच हमेशा सामने आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। अच्छाई का फल कभी बेकार नहीं जाता, और जो लोग सबसे सीधे और साधारण दिखते हैं वे ही वक्त आने पर सबसे बड़े शूरवीर साबित होते हैं। बच्ची खिलखिलाकर हौंस पड़ती और अंजलि उसे अपने सीने से लगा लेती। वहां से बहुत दूर जेल की एक ठंडी कालकोठरी में बरखा और ओंकार अपनी सजा काट रहे थे। सबने उन्हें भुला दिया था और वे अपनी ही की हुई बुराई और नफरत की आग में घुट रहे थे। जिस बड़े साम्राज्य को पाने के लिए उन्होंने इतने षड्यंत्र रचे थे, वो कभी उनका नहीं हो पाया और न कभी होगा, क्योंकि आखिरकार जैसा कि हमेशा होता है, भेड़िए अपने ही बिछाए जाल में फंस गए, और जिस भोली भेड़ को उन्होंने कमजोर समझकर दुत्कारा था वही उन सब पर भारी पड़ गई। उस रात अपने पति के सीने से लगकर पालने में सोती अपनी बेटी को देखते हुए, जबकि चांदनी वर्धन हवेली पर अपनी शीतलता बिखेर रही थी, अंजलि ने उस पूरे सफर के बारे में सोचा। वह पुराना डर, वो धमकियां, वो खौफनाक रात जब उसकी जान लेने की कोशिश की गई थी, और वो ऐतिहासिक पल जब उसने हिम्मत जुटाकर पूरे देश के सामने चिल्लाकर कहा था, मेरे पास सबूत हैं। उसने महसूस किया कि उसका बहाया गया हर एक आंसू, हर खतरा और दहशत की हर रात सार्थक हो गई थी, क्योंकि सच की जीत हुई थी, न्याय का पहिया घूमा था, और एक अदृश्य नौकरानी ने, जिसे कोई कुछ नहीं समझता था, एक बेगुनाह की जान बचाई थी, झूठ के एक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सच्चा प्यार पा लिया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद बाबू। उसने अपनी आंखें बंद करने से पहले आसमान की तरफ देखकर फुसफुसाया, मुझ पर तब भरोसा करने के लिए जब किसी और ने नहीं किया था। और तारों के पार कहीं दूर भारी आवाज में हौंसने वाले और अकेले दिल के उस बूढ़े बुजुर्ग की आत्मा आखिरकार सुकून से मुस्कुरा रही थी।